स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास और साथ साथ जो नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम है उसको भी हम देख रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी भी कराई जाती है, यूपी सहायक आचार्य और यूपी टीजीटी पीजीटी, नवोदय, डीएसएसबी इत्यादि परीक्षाओं के साथ ही साथ अन्य स्टेट की भी यानी कि अन्य राज्यों के भी जो हिंदी विषय में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जैसे हरियाणा टीजीटी पीजीटी हो गया, एमपी टीजीटी पीजीटी हो गया और राजस्थान का सहायक अध्यापक हो गया, सेकेंड ग्रेड का हो गया, आरपीएससी वगैरह, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कक्षाएं दी जाती हैं। यदि आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन के पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे संस्थान में आकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। 81 15 20 78 27 ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे फीस से संबंधित हो, पते से संबंधित हो या फिर कोर्स के बारे में जानकारी लेनी हो या जो वर्तमान समय में जो ऑफ़र चल रहा है उस ऑफ़र के विषय में जानकारी लेनी हो तो भी आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं। हम आपको नियमित और तैयारी कराने के लिए, एक अच्छी तैयारी कराने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और पूरे सिलेबस को यानी कि पूरे पाठ्यक्रम को आपके परीक्षा से पहले पूरा करवाने की, उसे कंप्लीट करवाने की पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं और उसको समय पे करवाते भी हैं। यदि आप हमसे अभी जुड़ते हैं तो आपका अगर यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी के या फिर यूपी सहायक आचार्य के या अन्य डीएसएसबी, नवोदय, केवीएस इत्यादि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको निर्धारित समय सीमा के अंदर ही सारे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करा दिया जाएगा, पूरा करा दिया जाएगा और आपको एक अच्छी प्रश्नोत्तरी भी दी जाएगी जिससे आप प्रश्नों का एक सेट आपको दिया जाएगा ऐसा जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे और आसानी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे द्वारा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला दी जाए आपको उसी से सारे प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं। वैसे हम लोग पाठ्यक्रम तो पूरा पढ़ाएंगे, साथ विस्तार से पूरे गहराई से डीप अध्ययन कराएंगे ताकि परीक्षा में कुछ भी प्रश्न आए, कोई भी प्रश्न आए, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न आए, आपसे छूटे नहीं और सरल प्रश्न भी आपसे नहीं छूटे, आप उसको आसानी से कर पाएँ। इसके लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदारी भी इसकी लेते हैं और आपकी सफलता जब तक आपको मिल नहीं जाती तब तक हम आपके साथ, आपका दोस्त बन के, आपका साथी बन के, आपका गाइड बन के आपके साथ रहते हैं और हम इंटरव्यू में भी आपकी पूरी तैयारी करवाते हैं। हम योग्य अनुभवी लोगों के द्वारा आपको साक्षात्कार का जो डेमो क्लास होता है वो भी उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको देंगे। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आप पेड बैच से जुड़ सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी इस समय ऑफ़र का समय चल रहा है। यदि आप ऑफ़लाइन में एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे 1 जुलाई से ऑफ़लाइन की कक्षाएं फिर से 0 लेवल से शुरू होने वाली हैं और उसका एड्रेस भी थोड़ा चेंज होने वाला है 1 जुलाई से। और यदि आप ऑनलाइन में लेना चाहते हैं एडमिशन, ऑनलाइन पेड बैच, तो भी आप इस नंबर पर संपर्क करके प्रवेश ले सकते हैं। आइए हम क्या देख रहे थे, हम नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम देख रहे हैं उसमें 5वीं यूनिट को देख रहे थे। 5वीं यूनिट में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण कवि रचनाकार हैं जिनके काव्यों का संकलन किया गया है पाठ्यक्रम में, उनको हम पढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में हम रेवा तट पढ़ रहे हैं। रेवा तट जो कि चंदवरदाई की रचना से लिया गया है, यानी कहाँ से है, चंदवरदाई की रचना, चंदवरदाई की रचना कौन सी है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चंदवरदाई की रचना यानी कि पृथ्वीराज रासों से ये लिया गया है और ये पृथ्वीराज रासों का 27वां प्रकाश है। कौन से नंबर का प्रकाश है, 27वां प्रकाश हम पढ़ रहे हैं। रेवा तट 27वां प्रकाश
रेवा तट हम लोग पढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने प्रकाश हैं हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया है, और पिछली कक्षा यदि आपने नहीं देखी है तो आप पुनः जाएंगे हमारे चैनल पे और सर्च करेंगे और उस पिछली कक्षा को देखेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी लगेंगी। और ये यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या यूपी सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। आपको वीडियो भी अच्छी लगी, आप यदि मन से देखते हैं, क्लास देखते हैं तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी और बहुत सारी नवीन जानकारी भी आपको मिलेगी। बहुत ही सरल ढंग से आपको सब कुछ समझाया जा रहा है, सारी व्याख्याएं दी जा रही हैं। तो पृथ्वीराज रासों में कुल कितने प्रकाश हैं? 69 प्रकाश हैं। कितने प्रकाश हैं? 69 प्रकाश। और इस 69 प्रकाश में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 27वां प्रकाश पढ़ रहे हैं। और ये 27वां प्रकाश क्या है? रेवा तट है। और इस रेवा तट को हम पढ़ रहे हैं। रेवा तट में पिछली कक्षा में हम लोगों ने 1 से लेकर के 3 पदों को देखा था। आज हम चौथे और 5वें पद को देखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को कितना पढ़ना है? शुरुआती के 50 पद पढ़ने हैं। कितने पद? 50 पद पढ़ने हैं, जिसमें से 3 हो चुका है। आज हम चौथा और 5वां देखेंगे। चौथे 5वें में क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार पित्थि, 4 प्रकार पिक्ख बन बारन भद्र मंद मृग जाति साधारण। ये क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार, 4 यानी कि 4, 4 का अर्थ क्या है? 4 प्रकार के। 4 प्रकार का मतलब 4 प्रकार के पिक्थि। पिक्थि का मतलब क्या होता है? देखे या देखे जाते हैं। देखे जाते हैं। पितिख यानी पितिख मतलब देखे जाते हैं। वन यानी जंगल में, वन जंगल में देखे जाते हैं। वन बारन यानी कि बीच में, जंगल के बीच में देखे जाते हैं या जंगल में देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? 4 प्रकार के देखे जाते हैं। क्या? कौन? यानी कि हाथी। हाथी देखे जाते हैं। 4 प्रकार के हाथी देखे जाते हैं। यानी कि आपने पिछला पद पढ़ा था, तो पिछले पद में क्या पढ़ा था कि शिव और की एक कहानी पढ़ी थी, जो ऐरापति एक हाथी के मस्तक पे अपने पसीने की बूंदों से तिलक करते हैं, उसको राजाधिराज की गजराज की उपाधि प्रदान करते हैं, ऐरापति नाम देते हैं और इंद्र को दे देते हैं सवारी करने के लिए। ऐरापति दुष्टों का दलन करता है, राक्षसों का दलन करता है। उससे खुश होकर के माता पार्वती उसको एक सुंदर हथिनी प्रदान करती हैं और उन दोनों की संतानें रेवा तट पर टहलने के लिए आती हैं, विचरण करने के लिए आती हैं। उसी के बारे में बता रहे हैं आगे कि 4 प्रकार पितिख बन बारन मन भद्र मंद मृग जाति साधारण। वो बता रहे हैं कि कौन बता रहा है? चामुंडराय। चामुंडराय ये सब बता रहे थे ना। तो चामुंडराय ही वो कहानी सुनाए थे ऐरापति के नामकरण वाली, उत्पत्ति संबंधी। तो आगे बता रहे हैं कि इस देवगिरी के जंगल में रेवा तट पड़ रहे हैं। रेवा तट क्या है? आधुनिक दौलताबाद है, जिसको देवगिरी के नाम से जाना जाता था। देवगिरी में ही रेवा तट है। तो 4 प्रकार यानी कि 4 प्रकार के, यानी देवगिरी के जंगल में 4 प्रकार के हाथी देखे जाते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? भद्र प्रकार, मंद, मृग और साधारण जाति। 4 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, भद्र, मंद, मृग और साधारण जाति के। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है कि देवगिरी के पृथ्वीराज रासों के अनुसार या रेवा तट के अनुसार देवगिरी के जंगल में कितने प्रकार के हाथी पाए जाते हैं? तो आपको याद होना चाहिए 4 प्रकार के। और कौन कौन से? भद्र, मंद, मृग और साधारण जाति की हाथियाँ पाई जाती हैं। पुच्छ यानी कि पूछे, पुच्छ पूछे। पुच्छ का अर्थ क्या है? पूछा या पूछे। पूछे चंद कवि को नरपति, यानी कि चंद कौन है? चंदवरदाई। चंद से चंदवरदाई। चंदवरदाई से, चंदवरदाई कौन थे? ये पृथ्वीराज के सभा कवि थे और मंत्री भी थे उनके। तो ये लोग शिकार खेलने या फिर देवगिरी को देखने गए हैं। देवगिरी के विषय में चामुंडराय पहले उसकी विशेषता बताते हैं
तो उत्साहित होकर के या जिज्ञासु होकर के पृथ्वीराज इनसे पूछते, नरपति यानी कि नरपति यानी नरपति, नरपति का क्या अर्थ है? नरपति। नरपति कौन? राजा या पृथ्वीराज? पृथ्वीराज ये ऊपर की बात सुन करके पृथ्वीराज कवि चंद्रवरदाई से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सुरवाहन। सुरवाहन अर्थात देवताओं का ये वाहन या ऐरापति। कौन? ऐरापति। किस प्रकार? किम का अर्थ क्या है? किस प्रकार आई, यानी कि आए धरती पर, यानी कि कहानी क्या सुनाया था चामुंड राय ने कि शिव ने निर्माण किया ऐरापति का, उमा ने प्रसन्न होकर के उसे हथिनी प्रदान की और उसे देवताओं की सवारी के रूप में बनाया गया, यानी देवताओं को दे दिया गया, देवताओं के राजा को दे दिया गया सवारी करने के लिए। तो ये जब देवताओं के यहाँ रहते थे, यानी कि स्वर्ग में रहते थे, आकाश में रहते थे ये हाथी, तो ये धरती पे किस प्रकार से आ गए, ये कथा अब जानना चाहते हैं। इनकी जिज्ञासा बढ़ रही है ना, कहानी जानने के विषय में इनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अभी चामुंड राय जो कुछ भी बताए उससे ये और जिज्ञासु हो गए और ऐरापति के बारे में और जानकारी ये लेना चाहते, इसलिए पूछते हैं कि पुच्छ चंद कवि को नरपति, यानी राजा पृथ्वीराज ने कवि चंद्रवरदाई से पूछा कि ये सूर्य के वाहन अर्थात देवताओं की सवारी या ऐरापति किस प्रकार से इस धरती पे आ गए। जब ये आकाश में रहते थे तो धरती पे किस प्रकार से आ गए, ये पूछ रहे हैं। तो अब 5वें में देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। हेमाचल। हेमाचल अर्थात हिमांचल। हेमाचल उपकंठ, यानी उपकंठ का क्या होता है? समीप। उपकंठ का अर्थ क्या है? समीप। एक वट मतलब बरगद। एक बरगद वृक्ष क्या है? वृक्ष। एक बरगद का वृक्ष उत्तंग यानी ऊंचा, यानी कि हिमालय की ऊंचाइयों पर या हिमालय के समीप एक विशाल बरगद का या बहुत ऊंचा बरगद का वृक्ष था, जिसका 100 योजन परिमाणम शाख तश भंज मतंग बहुर दूरद मंद अंध ठाहि मुनिवर आरामम दीर्घ तपारी साप दीनो कुपितामम अंबर विहार गति मंद हुआ नर आरूढ़न संग्रही संभरी नरिंद कवि चंद कही सुर गइंद इमि भुवि रही। ये क्या कह रहे हैं कि हेमाचल उपकंठ एक वट वृक्ष उत्तंग 100 योजन परिमाणम शाख तस भंजी मतंग, यानी कि 100 योजन का मतलब योजन, 100 योजन परिमाणम शाखम तस भंज मतंग, यानी कि 100 योजन में फैला हुआ था क्या? शाखम यानी शाखाएं। उसकी तस यानी कि उसकी यानी कि उस विशाल वट वृक्ष की शाखाएं या उसकी डालियां कितने जगह दूरी में फैली हुई थी? तो 100 योजन की दूरी में फैली हुई थी। प्रश्न में अगर कठिन ज़्यादा डीप करके प्रश्न बनाना चाहेंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो देवगिरी के तट पे या हिमालय के निकट जो वट वृक्ष था वो उसकी शाखाएं कितने योजन में फैली हुई थी या कितने सीमा में फैली हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 100 योजन की सीमा में वो फैली हुई थी उसकी शाखाएँ। तस भंजी, उसने क्या किया? उसका भंजन कर दिया, यानी उसको तोड़ डाला। किसने? भंज का मतलब तोड़ना, तोड़ डाला। किसने तोड़ डाला? मतंग। मतंग अर्थात हाथी का एक पर्यायवाची ये भी है, हाथी। उस हाथी ने क्या किया? उस विशाल वृक्ष के शाखाओं को तोड़ डाला और बहुरी यानी कि फिर से फिर दुरद भी क्या है? दुरद का अर्थ भी हाथी होता है, क्योंकि हाथी को कितने होते हैं? दुरद का अर्थ होता है दूधन रद। रद मीन्स क्या होता है?
दूधन रद, यानी कि दू मतलब दो और रद मतलब दांत। दो दांत किसके होते हैं? दो दांत हाथी के होते हैं, बड़े बड़े दो दांत हाथी के दिखते हैं। तो वो बहुर दुरद, यानी कि उस हाथी ने फिर से, उस दो दांत वाले हाथी ने क्या किया? उन शाखाओं को, यानी कि मद अंध ढाहि मुनिवर आरामम। मद अर्थात अहंकार में, मद अहंकार में चूर होकर के, अंध यानी अहंकार में अंधा होकर के, ढाहि ढाह दिया यानी कि रख दिया या फेंक दिया। कहाँ पे? मुनिवर आरामम, कि कहाँ फेंक दिया? एक ऋषि के या मुनि के आरामम। आरामम का अर्थ होता है फुलवारी, बगीचा या उद्यान। उद्यान यानी कि उसने क्या किया? मुनिवर उस ऋषि के आरामम, उद्यान में या बागीचे में फेंक दिया। एक तो क्या किया? उस हिमालय के करीब निकट जो विशाल वट वृक्ष था, उसकी जो 100 योजन में फैली शाखाएं थी, उन सभी शाखाओं को तोड़ डाला। तोड़ करके वह अहंकार में चूर हो गया और मद में अंधा होकर के ऋषि के आश्रम में ले जा करके उनके बागीचे में पटक दिया। अब किसी के बागीचे में 100 योजन में फैली हुई शाखाओं को ले जा कर के कोई फेंक देगा तो निश्चित रूप से उसका उद्यान तो तहस नहस हो जाएगा। फिर क्या होता? आगे देखिए कहानी। दीर्घ तपारी साप दीनो कुपितामम। दीर्घ तपा कौन है? एक ऋषि हैं। दीर्घ तपा नामक ऋषि, दीर्घ तपा नामक ऋषि ने क्या किया? साप, यहाँ श्राप लिखा हुआ है, साप यानी कि साप दिनों दिया, कुपित होकर या क्रोधित होकर, कुपित होकर या क्रोधित होकर। तामम यानी कि तामम मतलब उसे। क्या किया दीर्घ तपा ऋषि ने? जब देखा कि उस दो दांत वाले हाथी ने अहंकार में आकर के उनके उस विशाल वट वृक्ष के शाखाओं को ला करके उनके उद्यान में पटक दिया और उनका उद्यान नष्ट हो गया, तो उन्होंने क्या किया? क्रोधित होकर के उस हाथी को श्राप दे दिया। और अंबर विहार गति मंद हुआ नर आरूढ़न संग्रही। उन्होंने क्या श्राप दिया? कि तुम्हारे जो आकाश में विचरण करने की गति है या उड़ने की गति है वह मंद हो जाएगी और तुम्हारा संग्रह किया जाएगा। किस लिए? नर आरूढ़न, मनुष्यों के, सामान्य मनुष्यों के सवारी के रूप में बैठने के लिए या उससे यात्रा करने के लिए तुम्हारा प्रयोग किया जाएगा, संग्रह किया जाएगा मनुष्यों की सवारी करने के लिए। तभी से क्या हुआ कि अंबर यानी कि अंबर विहार, आकाश में उड़ने की गति या विचरण करने की गति मंद धीमी हो गई और मनुष्यों ने क्या किया? उस हाथी को अपनी सवारी बनाने के लिए नर आरूढ़न संग्रहीय, उस हाथी को अपनी सवारी बनाने के लिए पकड़ लिया, उसका संग्रह कर लिया। तभी से ये क्या हुए? ये भूमि पर आ गए। यानी कि फिर कहते हैं आगे संभर नरेंद्र। संभर यानी कि संभल नरेंद्र, ये संभल, हे संभल के राजा नरेंद्र, संभल के राजा। संभल नरेंद्र कौन है? संभल के राजा कौन है? पृथ्वीराज। कवि चंद कही, कवि चंदवरदाई ने कहा क्या कहा? ये कथा कही कि सुर गैंद इमी भुव रही है। इसलिए ये गैंद, देखिए हाथी के कितनी सारी पर्यायवाची शब्द दे दिया है इसी एक पद में। उसको एक जगह कहा, क्या कह रहे हैं? उतंग कह रहे हैं, फिर मतंग कह रहे हैं, सॉरी उतंग नहीं मतंग कह रहे हैं, मतंग हाथी, फिर दुरद कह रहे हैं। उसके बाद गैंद भी हाथी की परिभाषा है, यानी कि परिभाषा नहीं पर्यायवाची है। हे संभल के राजा से, पृथ्वीराज से कवि चंदवरदाई यह कथा कहते हैं कि इस प्रकार से, हे संभल के राजा, इस प्रकार से यह सुर गैंद यानी कि सुर का वाहन हाथी इस प्रकार भुवि अर्थात भूमि या धरती पर रह गए। यानी क्या हुआ? एक छोटा सा अपराध इस हाथी ने किया, अंधकार में पड़ गया
और विशाल वट वृक्ष के शाखाओं को तोड़ दिया और उसको ले जा कर के ऋषि के आश्रम में पटक दिया, जिससे ऋषि कुपित हुए और कुपित होकर के उसे श्राप दे डाला। श्राप क्या दिए कि तुम्हारे आकाश में विचरण करने की गति धीमी हो जाएगी और साधारण मनुष्य तुम्हारा संग्रह अपनी सवारी के लिए करेंगे। इस प्रकार से उस हाथी के आकाश में उड़ने की गति मंद पड़ गई और मनुष्यों ने उसको पकड़ लिया अपनी सवारी बनाने के लिए। हे संभल के राजा, इस प्रकार से ये सूर्य के वाहन या देवताओं की सवारी इस पृथ्वी पर रह गए या इस पृथ्वी पर आ गए। यही पूछा था ना पृथ्वीराज ने। तो आपको ये पद व्याख्या कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट से करके। और इस पद में यानी कि अरिल्ल छंद है। छंद कौन सा है? अरिल्ल। अरिल्ल छंद में क्या होता है? 4 चौकले होती हैं और 16-16 मात्राएं होती हैं। अंतिम में भगड़ और तगड़ होता है। उसमें जगड़ का निषेध पाया जाता है, यानी कि उस पूरे पद में कहीं पे जगड़ नहीं होता है, जगड़ का निषेध पाया जाता है। 4 चौकले अर्थात 4 चरण इसमें भी होते हैं। आप सब में देख सकते हैं 4-4 चरण हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये व्याख्या को समझ में आ गई। यानी पहले क्या था? पहले ऊपर की 2 लाइन चामुंड राय कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राजा पृथ्वीराज से कह रहे हैं। फिर ऊपर की पुच्छ चंद कवि को नरपति, ये 2 लाइन पृथ्वीराज चंदवरदाई से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। और ये जो 6 लाइन हैं, 6 पंक्तियां हैं, हेमाचल उपकंठ एक वट वृक्ष उत्तंग और सुरगैंद इमे भुवि रही, यहाँ तक पृथ्वीराज को चंदवरदाई ये कहानी सुना रहे, इसलिए चंदवरदाई ये कथन पृथ्वीराज से कह रहे हैं। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार सुन लेंगे, देख लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। आपको सब समझ में आ जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और उम्मीद है कि आपको व्याख्या भी पसंद आई होगी और आज की कक्षा भी अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। और आपको यदि रोचक लगी है, अच्छी लगी है कक्षा, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करें और हमसे जुड़ें। हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अन्य विद्यार्थियों तक, अन्य प्रतियोगियों तक इसे पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सके और इसको अपना प्यार और स्नेह दे सकें। आप सभी का प्रेम और स्नेह ऐसे ही बना रहे पुष्पम एजुकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।